वेलकम बैक। सेठी साहब, शौकत अजीज साहब की बात हो रही थी। एक बात जो उन्होंने भी कंसीड की थी कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जब स्टील मिल का वो केस था और उनके खिलाफ फैसला आया हुकूमत के, वो कहते थे हमारा एजेंडा था जी प्राइवेटाइजेशन का, तो ग्रीवेंसेस वहां से स्टार्ट हो चुके थे। अब ये जो चीफ जस्टिस वाला सारा इशू आपने डिस्कस किया उनके साथ, इसके दौरान उन्होंने कहीं बताया कि रेफरेंस ठीक बना था, गलत बना था, क्या व्हाट डू यू असेस? नहीं, कुछ नहीं, वो डिस्कस ज़्यादा करना ही नहीं चाहते थे। हर बात पे ये आगे से कहते थे अभी केस स्टील मिल वाला रिव्यू में है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो वो जुडिशरी से थोड़ा सा घबराए हुए थे। जाहिर है आपको पता ही है उनका रोल क्या था उस वक्त, ये भी 4-5 लोगों में से थे। और मैंने इनको कन्फ्रंट भी किया और इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसी बात ही नहीं थी। मगर जाहिर है कि इनका भी हाथ था उसके अंदर, इन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई थी, हाँ जी हाँ कर दीजिए। मगर अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आके बैठ गए हैं, अब तो कोई बंदा कह कुछ नहीं सकता ना। तो जाहिर है सबने डिनायल ही करनी होगी, और क्या करेंगे। अच्छा सेठी साहब, एक परवेज इलाही साहब को इंटरव्यू करते हुए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि जब ये रिस्टोर हो गए, 22 जुलाई को फैसला आ गया, इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में वो रिस्टोरेशन हो गई, तो उस दिन ये फैसला हुआ था कि इस जो सारी जिम्मेदारी है ये शौकत अजीज साहब लेंगे और शौकत अजीज साहब रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से, और चौधरी शुजात साहब को बाकी अरसे के लिए जब तक असेंबली है वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। और 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। वो कहते हैं कि 6वें दिन बड़ी कमाल तरीके से शौकत अजीज साहब ने अनडू करा दिया इस फैसले को। इस बात की आप समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा और शौकत अजीज साहब इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस? मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे नहीं पता कि शौकत अजीज साहब ने खुद क्या रोल अदा किया, मगर इतना मैं आपको बता सकता हूं। पहली बार यह कि चौधरी हजरात ने जरूर ये बात कही होगी, क्योंकि उनके हक में थी कि ये फारग हो और अब चौधरी शुजात फिर आ जाएं, फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट इलेक्शन, ये वो वारा। परवेज साहब की रेपुटेशन भी बच जाती है ना उससे। तो इसलिए ये तो इन्होंने तो बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला दिया ना कि फॉल गाय। एग्जैक्टली, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर थे, जाहिर है रेफरेंस टेक्निकली तो इनकी तरफ से आता हुआ था। एग्जैक्टली। तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट था कि एक राइवल चौधरी का वो भी फारग हो जाए और उधर मुशर्रफ साहब को भी एक रास्ता एग्जिट स्ट्रेटजी मिल जाए। तो इसमें जरूर हाँ में हाँ मिलाई होगी मुशर्रफ साहब के एडवाइजर्स ने। मगर आखिर में जब मुशर्रफ साहब ने ये बात नहीं मानी, मेरा ये ख्याल है उन्होंने इसलिए बात नहीं मानी 2 वजह से। एक ये कि वो उस वक्त तक चौधरी हजरात से कुछ थोड़े से दूर हो चुके थे और परेशान थे उनसे, क्योंकि हर बात चौधरी उनकी बात नहीं मान रहे थे। आपको मैं गया 12 की मैंने अर्ज किया, इन्होंने कहा कि जी चौधरी चीफ जस्टिस को कुचल दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा नहीं, हम तो अपने तरीके से हैंडल करेंगे, खुली छुट्टी। तो और उसमें कोई हादसा भी नहीं हुआ। तो ये फिर प्रूफ मिल गया ना कि इन्होंने सही तरीके से हैंडलिंग की। कराची में एमक्यूएम ने गलत तरीके से हैंडलिंग की, वो बात करेंगे, डिस्कस करते हैं आपसे। तो परवेज इलाही साहब तो चाहते थे इनकी छुट्टी हो, मगर मुशर्रफ साहब समझ रहे थे कि इलेक्शन जीतेंगे और इनको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उन्हें इनसे बड़े मुतासर से शौकत अजीज साहब से। अच्छा, मुशर्रफ साहब, हाँ, वो कहते हैं ना बड़े अच्छे ताल्लुकात। सही कहते हैं, क्योंकि इनकी डिवीजन ऑफ लेबर जो थी कि प्रेसिडेंट साहब इन एरियाज के ऊपर बात करेंगे और चलाएंगे और मैं ये एरियाज चलाऊंगा। बेसिकली इकोनॉमी, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे और अब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और सारे दुनिया के दौरे करते थे और वहां बेसिकली इकोनॉमिक्स ही बात होती थी ना। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो शौकत अजीज साहब कोई बात करते ही नहीं थे। वो पूरी ब्रीफ मिलती थी आईएसआई से और वही ब्रीफ जो है वो जाके वो बोल देते थे, इससे ज्यादा नहीं। और उनकी, मैं आपसे बताऊं, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो है ही इकोनॉमिक्स, उनकी एक्सपर्टीज और पब्लिक रिलेशनिंग। सही है। और पब्लिक रिलेशनिंग बड़ी अच्छी तरीके से वो बात प्रेजेंट करते हैं और बड़ा उनका एक तबीयत बड़ी सॉफ्ट किस्म की है और चार्म बहुत है। मगर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स उनको इतनी समझ नहीं आती, इसलिए उनकी परवेज इलाही साहब के साथ रिश्ता खराब था, क्योंकि परवेज इलाही सियासत भी करना चाहते थे। मुशर्रफ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था। हो सकता है कि अगर मुशर्रफ साहब कहते कि ठीक है आप फॉल गाय बन जाएं, आप रिजाइन कर दें, तो 1 सेकंड में इन्होंने कर देना था। तो मैं ये समझता हूं ये इनका फैसला नहीं था। अच्छा, हो सकता है इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी हो कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, मगर मैं समझता हूं ये मुशर्रफ साहब का फैसला था, क्योंकि वो इनको रखना चाहते थे। उनका ख्याल था ये जीतेंगे, फिर इसको प्राइम मिनिस्टर। साहब, लाल मस्जिद, ये क्योंकि अवामी बात है ना, लाल मस्जिद के ऊपर लोगों के बड़े कंसर्न है। आज भी जब बात होती है तो लोग तड़प उठते हैं। पर इनके पास शौकत अजीज साहब के बारे में कहा जाता है जी कि एक तो आपने बात कोट की जी कि कहा जी कि शौकत अजीज साहब ने कि जी वो चलने दो जी अभी इस सिलसिले को, ताकि जरा लोगों का ध्यान बटा रहे सीजे वाले केस के ऊपर से। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो शौकत अजीज साहब कुल्फी खाने चले गए। ये भी बात होती है, लोग ही करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, वो खुद कंसीड करते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की मुज़ाकरात से हल हो जाए, लेकिन जो चौधरी शुजात साहब अपनी बातों में कहते हैं और एट टाइम्स हिडन वर्ड से वो बाहर निकल जाती है, वो कहते हैं जी कि हमने तो भरपूर कोशिश की, जो फाइनल ड्राफ्ट था वो परवेज मुशर्रफ साहब ने अप्रूव नहीं किया। व्हाट डू यू से? सही कहते हैं चौधरी हजरात, बिल्कुल सही कहते हैं। शौकत अजीज साहब उन जो नेगोशिएशंस वगैरह हो रही थी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एक्चुअली मुझे एक मिनिस्टर ने ये बात बताई थी जो कि उस मीटिंग में खुद थे,
तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये बात कही कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने आगे से कहा यार चलने दो, वो चीफ जस्टिस का मामला फ्रंट पेज पे आया हुआ है, थोड़ा सा इसको आने दो, वो फिजल आउट थोड़ा उसको जरा साइड से हटाए। मतलब है इन्होंने शायद हंसी मजाक में कहा हो या सेमी सीरियसली कहा हो, माना नहीं, मगर ये माना नहीं उन्होंने। मगर मैं आपको बता रहा हूं एक मिनिस्टर जो कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अब नाम नहीं मैं लूंगा, कॉन्फिडेंस में बात हुई, मगर उन्होंने मुझे कहा कि यार इसने तो वहां बैठ के ऐसी बात की थी। अब ये मिनिस्टर झूठ नहीं ये बोल रही, ये छोटी सी बात थी, ये सही सही कह रहे हैं, इन्होंने जरूर ऐसी बात कही होगी, क्योंकि इनकी तबीयत में है ये छोटे छोटे जोक्स क्रैक करना। ये करते हैं कि हाँ हाँ ही इस किस्म की बात कर जाते हैं, वो भी उनका एक चार्म है ना, वो भी एक तरीका है उनका बात करने का। तो इन्होंने ऐसी बात जरूर कही होगी, मगर जाहिर है कहाँ एडमिट करेंगे आज। हाँ नहीं, एडमिट तो डेफिनेटली, वो तो बात है वैसे। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि लाल मस्जिद वाले इशू के ऊपर शौकत अजीज साहब की इन्वॉल्वमेंट बीइंग प्राइम मिनिस्टर ना होने के बराबर थी। ये फौज खुद फैसला कर रही थी, ISI कर रही थी, जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, कोर कमांडर पिंडी कर रहे थे, ये इनके फैसले थे इनको कैसे डील करना। गवर्नमेंट में तो सिर्फ चौधरी शुजात साहब जो थे वो कोशिश उनकी थी कि किसी तरीके के साथ इसको हल किया जाए, मगर उनकी बात सुनी भी जाती थी और नहीं भी सुनी जाती थी, इसलिए क्योंकि वो देर होती गई, पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया, फौज की तरफ से ये था कि कुछ करें, तो फिर फाइनली सेठी साहब, आपने हेयर ब्यार मरी साहब का इंटरव्यू किया। अब उस इंटरव्यू को देखकर जब डेफिनेटली कोई बंदा खास तौर पे को पेट्रियट को देखता है तो उसको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जिस लाइन पे वो बात कर रहे थे कि पूरे इंटरव्यू के अंदर उनका एक ही बात थी जी कि हमारी जो नेशनलिज्म है उसको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और वो टारगेट करते हैं बार बार कि जी पंजाबी हमारी जो नेशनलिज्म है उसको खा रहे हैं। उनसे मिलने के बाद, उनसे गुफ्तगू करने के बाद आपको क्या तासुरात हैं? देखिए, पहली बात तो ये थी कि वो पहले रजामंद नहीं थे इंटरव्यू देने के लिए। उनकी ये कंडीशन थी कि जो मैं कहूँगा आप उसको सेंसर नहीं करेंगे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, पहली दफ़ा ये इंटरव्यू हो रही है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए और इनको कन्फ्रंट करना चाहिए हर सवाल के लिए। तो मैंने ये सोचा ठीक है, अगर ये कोई इस किस्म की बात करने लगते हैं जो कि मुनासिब नहीं है, तो मैं काट के सवाल जवाब कर शुरू कर दूंगा। सेठी साहब, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ब्रेक लेनी है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहेगा हम।